नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमल इंस्पायर इंडिया पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की सभी बुक को जो 6 से लेकर 12 तक के होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी 2025-26 पर आधारित है। ये नई बुक है। चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बुक के पहले पेज पे दिया है कि परिचय, यानी कि सामाजिक विज्ञान ही क्यों पढ़ें, सामाजिक विज्ञान पढ़ना ही क्यों। तो इसमें बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने से हमें भारत एवं विश्व ये उनके निवासियों के बारे में पता चलता है। बताया गया है कि विषय ख में बताया गया है अतीत के चित्रपट, यानी इतिहास के समय रेखा एवं उसके स्रोत और सामाजिक सभ्यता का प्रारंभ कब से कब माना गया है या कब से कब था, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ में इसमें हमारी संस्कृति और विरासत एवं ज्ञान परंपराएं शामिल किया गया है और इसके साथ शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, यानी किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, कार्य होते हैं, उस पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हम कहाँ हैं, मतलब मैप के आधार पर समझेंगे। जैसे देखिए, कोट है, कोट में लिखा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये किसका कोट है? ये कोट है महान खगोलविद आर्यभट्ट का। तो इन्होंने क्या कहा है? पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ठीक है, चलिए अब मैप में क्या समझेंगे, मानचित्र क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक कैसे संबंधित हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल करने वाले हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा मैप है। इस मैप में यहाँ पे एक बैंक दिया गया है, ये बैंक है हमारा, और आपको ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको इस रेलवे स्टेशन से इस बैंक तक आना है। तो आपके माध्यम से कुल कितने रास्ते हैं? देखिए, एक रास्ता ये है कि आप यहाँ से होते हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए, पीछे से, नहीं शहर के बीचों बीच से होते हुए पहले कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल के बगल रास्ता है, फिर वहाँ से आप जाएंगे नगर पंचायत, फिर वहाँ से आ जाएंगे बैंक में। एक रास्ता ये है कि सीधे स्टेशन से उतरिए और सिटी के बाहर बाहर, यानी सिटी के बाहर बाहर से हाईवे पकड़िए, सीधे कहाँ आ जाइए आप? बैंक पे। तो ये जो मैप बनाया गया है, इसी को हम कहते हैं नक्शा, यानी कि मानचित्र है। ये किसी स्थान पर आसानी से पहुंचने के लिए, उसके लोकेशन के लिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं, इसका पता लगाने के लिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो ये देखते हैं कि मानचित्र में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। देखिए, मानचित्र सबसे पहले देखेंगे एटलस क्या है। एटलस जो एटलस है दोस्तों, ये देखिए, एटलस का मतलब होता है एक ऐसी प्रतिलिपि, एक ऐसा पुस्तक जिसमें मानचित्रों का संग्रह हो, उसे क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। ठीक है, अब एटलस के बारे में हम जान चुके हैं। हाँ, देखिए, मानचित्र जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है भौतिक मानचित्र। इसमें नेचुरल चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं उसके बारे में समझा जाता है, जैसे पर्वतों को, महासागरों को और नदियों को अगर दर्शाना है या समझना है तो हम भौतिक मानचित्र को पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर है दोस्तों इसमें राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र का मतलब सुन के लग रहा है राज्य के बारे में। अगर इसमें राज्यों की सीमा, इसमें देश क्या रहेगा? देश, राज्यों की सीमा, नगर, ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी और उनकी राजधानियों को दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ताकि अच्छे से समझ सके कि कौन सा कहाँ पे है। एंड थर्ड नंबर है थीमेटिक मानचित्र। इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें कहा है कि मानचित्र के घटक कितने होते हैं। तो मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो वो कौन कौन सा है? दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक। ठीक है, ये 3 ये एग्जाम में आया भी है दोस्तों, ये वाला एग्जाम में आया भी है। चलिए चलते हैं अपने आगे। मान लीजिए कोई एक डायग्राम है। चलिए हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कहा कि 500 मीटर है। अगर एक मैप में कोई 500 मीटर दिखाना है तो हम क्या करेंगे? एक स्केल पे, देखिए, किसी भी मैप में पहले से मानचित्र में दिया रहता है कि इसका पैमाना कितना है, उसे हम स्केल कहते हैं, तो हिंदी पैमाना कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 500 मीटर है, कितना है? 500 मीटर। तो अब जानते हैं ये मुख्य भूमि पर इसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मानिए नीचे लिखा हो यहाँ पे कि 2.5 सेंटीमीटर मापता है। कोई रूलर है, यानी कोई पैमाना है जो मैप में 2.5 बराबर 500 मीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर मापता है। लेकिन अगर मुख्य तौर पर भूमि पर उसकी माप की जाए तो वह भूमि पर कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर अगर मैप में है तो। ठीक है, देखिए, मानचित्र पर चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी
उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र में उपयोग किया गया है। यानी कि मानचित्र में जो उपयोग होता है स्केल पैमाना का वो अलग अलग होता है। अगर छोटा मानचित्र है तो छोटा रहेगा, हल्का बड़ा मानचित्र है तो उसमें सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये दोस्तों है दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र से दिशाओं का ज्ञात करते हैं कि हमें किस दिशा में डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग करते थे जो हमारे इतिहास में हुआ है वो समुद्री यात्राओं पर हुआ है। देखिए डायरेक्शन की बात अगर करें तो मुख्य रूप से डायरेक्शन 4 ही होते हैं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये कुल नहीं है, ये मुख्य है। कुल की बात किया जाए इन 4 के अलावा और भी होते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व की दिशा में तो उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण की जो बीच हिस्सा बीच में पड़ता है उसे कहते हैं दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो हिस्सा पड़ता है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। वहीं दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो हिस्सा पड़ता है उसे दक्षिण पश्चिमी कहते हैं। ठीक है, लेकिन दर्शाने के लिए हमें उसके पहले वर्ड के 60 अक्षर में, जैसे अगर लिखा है यहाँ पे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, इन सबको दिखाने के लिए ऊ से लगा देते हैं। अगर पूर्व है तो प लगा देंगे, मतलब पू लगा देंगे। इसी प्रकार इनके पहले अक्षर के वर्ड से इंगित करते हैं। प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्हों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख ड्राइंग है। देखिए मैप में अब किसी अगर चीज़ को दिखाना है, अब मैप में एयरपोर्ट दिखाना है तो इतने बड़े एयरपोर्ट को मैप में हम ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक विस्तृत छोटा सा क्या लेंगे, प्रतीक लेंगे, ताकि मैप में पहचान सके कि क्या है, रेलवे लाइन है, स्टेशन है, स्कूल है, जो भी है उसे हम प्रतीक के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, जैसे नीचे ये एक लाइन कही गई है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे रेलवे लाइन अगर मैप में दर्शाना हो तो क्या देखेंगे, ये रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन का मतलब है रेलवे लाइन में 3 लाइनें होती हैं, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। तो जो बड़ी लाइन के बारे में अगर कहेगा तो 2 पटरी बताएगा, इनके बीच में गैप है ये बड़ा रहेगा। छोटी लाइन के लिए यहाँ एक ऐसे मछली के कांटे जैसा बनाया गया है, यानी छोटी लाइन है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे RS लिखा रहेगा, साइड में स्टेशन जैसा बना रहेगा। सड़कों में आ जाए तो पक्की सड़क के लिए सीधी लाइन, जैसे आपने हाईवे देखा होगा। कच्ची सड़क के लिए उबड़ खबड़ होता है, खड़ंजा कहते हैं उसे, तो ये टूटी फूटी लाइन रहेगी। लास्ट और नेक्स्ट हमारा है सीमा। अगर बॉर्डर दिखाना है मैप में तो अंतर्राष्ट्रीय है तो एक स्पेस देके डॉट डॉट के साथ में बड़ी रेखा खींची जाएगी। राज्य के बारे में वही रेखा छोटी हो जाएगी, और जिला के बारे में कहा जाएगा तो ये स्पेस डॉट डॉट नहीं रहेगा, स्पेस बहुत पतला रहेगा। नदी के लिए लहरता हुआ ब्लू कलर का है, यानी देख के लगेगा नदी है। कुआं के लिए डॉट बिंदु रहेगा। तालाब के लिए तालाब को समझी जाएंगे, और नहर के लिए एक छोटा सा जाएगा, नहीं ऐसे रहेगा, और इस प्रकार से इसे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सेतु के लिए ये पुल है, ये बनाया गया डायग्राम, ये पुल है। ठीक है, मंदिर के लिए मंदिर लगेगा, गिरजाघर के लिए गिरजाघर, लेकिन छोटे पैमाने पर। वहीं डाकघर है, डाकघर के लिए हम क्या लिखेंगे, PO। जहाँ पे डाकघर है वहाँ PO लिख के छोड़ देंगे, जिससे इंगित होता है कि यहाँ पे डाकघर है। टेलीग्राफ के लिए PTO, और पुलिस स्टेशन के लिए PS लिखा जाएगा। अगर बस्ती है तो बस्ती जगह इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, ये बना रहता है, हम पकड़ लेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ये डायग्राम किससे संबंधित है। ठीक है, ये टॉम्ब मतलब कब्रिस्तान है, तो ये देख के लग रहा है कि कब्रिस्तान है। वृक्ष के लिए वृक्ष जैसा आकृति बनाएंगे, लेकिन छोटे में। घास के लिए तो देख के लग रहा है घास जैसा है। ठीक है, ये क्या है भैया, हमारे मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का मानचित्रण। देखिए हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, इसने कहा है हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, तो कैसा है, भूआभ है। कैसा है, भूआभ। कैसा है दोस्तों, भूआभ है, भूआभ। जो हमारा ग्रह है ये न तो गोल है न चपटा है, तो कैसा है, भूआभ है। यानी कि कैसा है, जियोड है। इंग्लिश में कहेंगे जियोड कहेंगे, क्योंकि ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, अभी तो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार कह देते हैं। परंतु कागज पर दिखना हो, अगर इसे कागज पर देखना हो, इसमें कहा है कि एक संतरा लीजिए, एक संतरे को इस प्रकार से छीलिए कि अंदर का जो 3-4 टुकड़े होंगे उनको खोल करके अच्छे से मेज पर रख लीजिए। अब इसे देखने का प्रयास करेंगे, हम पाएंगे कि किनारों को बिना तोड़े इन्हें आप एक प्रकार से सम्मिलित नहीं कर सकते। अगर सम्मिलित कर देंगे तो उसी प्रकार से हमारा अर्थ भी है। नीचे लिखा है, हम पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी के आकार का एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हर जगह स्कूलों में और जहाँ हमको पढ़ना होता है अर्थ के बारे में, हम ग्लोब का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी समरूपता हमारे अर्थ के समरूपता के बराबर है। आइए यहाँ से देखिए, हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। अगर अर्थ को समझना है, दिशाओं को समझना है, ग्लोब क्या है क्या नहीं है, यानी अर्थ में
आइए अक्षांश के बारे में देखते हैं। तो अक्षांश में सबसे पहले समझिए अर्थ। अक्षांश, पृथ्वी पे दो भाग हैं, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरी है दक्षिणी ध्रुव। इसका पहचान करना सरल है। देखिए ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव हैं, यानी एक जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए ये क्या है, एक अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, यानी यहाँ से नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसके बीच से जो रेखा गया है ये पूर्व पश्चिम साइड में, इसे कहते हैं विषुवत रेखा, यानी कि इसे कहते हैं विषुवत रेखा या वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त मानिए, विषुवत रेखा मानिए, भूमध्य रेखा कहते हैं इसे, ठीक है। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से हम अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपकी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप इस रेखा के समलंब चलते जाएंगे तो अर्थ का एक रोटेशन यानी एक चक्कर पूरा कर लेंगे। ये 360 डिग्री होता है, ये वाला भूमध्य रेखा जो है 360 डिग्री है, पूरे अर्थ का एक रोटेशन चक्कर लगाएगा, ठीक है। आगे जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम को जाता है, ये वही बात कह रहा है, भूमध्य रेखा के बारे में कह रहा है कि ये पूर्व से पश्चिम के समानांतर पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाता है, अर्थात अक्षांश समानांतर कहा जाता है। और यह पृथ्वी के चारों एक वृत्त बनाता है। पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है अर्थ पे, तो क्या बोलेंगे, विषुवत वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषुवत वृत्त बोलेंगे, ठीक है। उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। देखिए अगर यहाँ से ये तो सर्कल पूरा हो गया, अगर यही यहाँ से फिर ऐसे करते करते हम कहाँ चले जाएं, किसकी तरफ, उत्तर की तरफ। जब उत्तर की तरफ चले जाएंगे धीरे धीरे करते करते ये विषुवत वृत्त छोटा होता जाएगा, अंत में शून्य पे आके टिक जाएगा। ऐसे अगर साउथ में आएंगे तो भी यहीं आकर के शून्य पे टिक जाएंगे, ठीक है। चलिए अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। हाँ, अक्षांशों को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या शून्य है। अगर देखा जाए विषुवत जो वृत्त है हमारा ये 0 डिग्री शून्य है, जबकि दोनों ध्रुवों पर क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। ध्रुव कितना है, 90 डिग्री है, ध्रुव पे क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के रूप में इसे लिखा भी जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। अक्षांश और जलवायु के बीच क्या है, एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु समानता गर्म रहता है। यह है भूमध्य रेखा, इसके चारों तरफ क्या जलवायु हमेशा गर्म रहेगा। अभी आगे पैसेज मतलब आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से, जलवायु के बारे में। गर्म रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, उष्ण भी कहते हैं। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। अर्थात ये कह रहा है कि जलवायु ठंडी होती जाएगी। कहाँ, अगर जब आप यहाँ से आप 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी ध्रुव की तरफ या साउथ की तरफ, यानी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल जाइए चाहे साउथ पोल जाइए, दोनों तरफ आपके जलवायु में अंतर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमसे यही बता रहा है कि देखिए इसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे, इस ग्लोब को देखिए ध्यान से, ठीक है। ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ऐसे नीचे करके एक है उसे कहेंगे दक्षिणीय ध्रुव, ठीक है। देशांतर क्या है, आइए समझते हैं देशांतर। देशांतर मतलब सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए ग्लोब का अवलोकन कीजिए, तो ग्लोब मतलब ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, मतलब आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का अगर यात्रा करेंगे तो एक अर्धवृत्ताकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अर्धवृत्ताकार बनाएंगे। और यही दूरी हर जगह समान होगा। अगर आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाना चाहते हैं नीचे इसके, तो आप चाहे यहाँ से जाइए और चाहे यहाँ से जाइए ऐसे, और चाहे आप यहाँ से जाइए, आपकी दूरी हमेशा समान ही रहेगी, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। कह रहा यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप कहीं से भी जा सकते हैं, हर जगह देशांतरीय इस दूरी को समान होगी। इन रेखाओं को, जिस रेखा से आप जाएंगे, इन रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ, देशांतरीय रेखा को कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये अर्धवृत्त होते हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। वही उन्हें बताया ना कि आप चाहे यहाँ से जाइए दक्षिणी ध्रुव पर और चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर जाइए, कहीं से जाइए, आपकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। आइए देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यमोत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। यानी कह रहा है कि हम ये प्रमुख यमोत्तर रेखा क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए इसे ग्रीनविच यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा ना, इसे ग्रीनविच यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में, कब, 1884, कुछ देशों ने तय किया कि लंदन में, यानी इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली यमोत्तर प्रमुख यमोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यानी कह रहा है कि जो प्रमुख यमोत्तर रेखा है
इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, इसे 0 डिग्री से माना जाता है। मान लीजिए यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यमोत्तर से दूरी का एक माप है। ठीक है, इस मैप में देखिए जैसे ये कह रहा है कि 1 मिनट मैं लेता हूँ एक अच्छा समय ताकि आपको अच्छे से कवर हो सके। अगर आप यहाँ से इधर जाएंगे, अगर आप यहाँ से इधर जाएंगे तो आपका अंतर हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो भी आपका देशों के समय में अंतर हो जाएगा। देखिए यही इसमें लिखा है कि देशांतर का प्रमुख यमोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 तक रहता है। कितना रहेगा? 0 से 180 तक रहता है। किसका? देशांतर का। ठीक है, इसमें पश्चिम के लिए प, पूर्व के लिए पू वर्ड का उपयोग किया जाता है। पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है। चलिए मान लेते हैं, अगर न्यूयॉर्क का जो देशांतर है ये 74 डिग्री पश्चिम है, दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व है, टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। ठीक है, एग्जाम के लिए हमको दिया है। देखिए यहाँ लिखा है कि देशांतर के यमोत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही देशांतर है, इसलिए एक देशांतर को पूर्व या पश्चिम न लिख करके 180 ही लिखा जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर मिल करके एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। अक्षांश और देशांतर जब मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे? एक ही देशांतर बनाएगा, एक ही अक्षांश बनाएगा, तो क्या कहेंगे? 2 निर्देशांक होते हैं। दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अभी आगे मैप में समझाएंगे आपको कि दिल्ली की अगर लोकेशन हमें ढूंढना है मैप में तो किस प्रकार से हम देखेंगे। जो लिखा है कि दिल्ली उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो कैसे समझेंगे, तभी आगे हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए, और इसमें ग्लोब में कह रहा है कि कुछ आड़ी और पड़ी यानी सीधे और लेटे हुए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड रूप में 2 रेखाएं हैं। इन नीली रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के यमोत्तर को दर्शाती हैं। सभी रेखाएं मिलकर के ग्लोब पर ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी है कि ग्रिड किसे कहते हैं ग्लोब पे, तो ये देखिए ये है ग्रिड। एक लाइन देखिए ऐसे आया है ऊपर से, यानी सीधे ऐसे करते या ये नीचे तक ऐसे आकर के ध्रुव तक मिल गया है, वहाँ नीचे ध्रुव तक। एक रेखा और ऐसे आया है, चला गया है, ये तो हो जाएगा हमारा देशांतरीय रेखा। और ये क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। तो एक ऐसे गया है यानी पूरे वृत्त का चक्कर लगाएगा, ये ऐसे है ये पूरे अर्थ का चक्कर लगा देगा। तो बीच में जो बॉक्स बन रहा है इसे क्या कहेंगे? ग्रिड कहेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पेज पर। अब यहाँ हमको अच्छे समझाया है कि ग्रीनविच यमोत्तर क्या है। ग्रीनविच यमोत्तर क्या होता है? ये इसे कहते हैं समय रेखा, यानी ये देशों के समय को विभाजन करता है। ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री है, ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से गया है। ठीक है, और जो साइड से ऐसे गया है ये भूमध्य रेखा है। अगर इस रेखा के इधर जाएंगे तो समय घटता है, इधर जाएंगे समय बढ़ता है। ये है भैया पश्चिमी गोलार्ध, ये है आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वास्तव में ग्रीनविच यमोत्तर पहली ज्ञात प्रमुख यमोत्तर रेखा नहीं है। ये हमारे भारत के पर्पज में कहा है, बहुत अच्छी बात है, जानिएगा। अपना इतिहास भी जानना बहुत अच्छी बात होती है। अतीत में अन्य प्रकार के यमोत्तर रेखा भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दी पहले भारत की स्वयं की अपना जो प्यारा भारत है इसका भी एक यमोत्तर रेखा था, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। हम लोग क्या कहते थे? इसे मध्य रेखा कहते थे। और यह जाता कहाँ से था? तो यह उज्जैन, कहाँ जाता था? उज्जैन, उज्जैन के मध्य से होकर के जाता था। उज्जैनी शहर नहीं है एमपी में, वहाँ से होकर के ये जाता था। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, इसीलिए वहाँ से वो हमारे खगोलविद क्या किए थे? उसको एक मध्य मान लिए थे, जिसे बोलते थे उज्जैनीय यमोत्तर रेखा। ठीक है, 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वरामिहिर, कौन थे ये? वरामिहिर थे, यहाँ रहे और उन्होंने अपना कार्यभार यहाँ से किया था। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख यमोत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। सोचिए पहले, आज से कितना साल पहले? 1500 वर्ष पहले, 1500 साल पहले भी हमारे वैज्ञानिकों को, मतलब हमारे जो खगोलविद थे, ऋषि मुनि, वो उनको भी पता था कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ठीक है, उज्जैनी यमोत्तर सभी भारतीय खगोल ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक संदर्भ बन गया था। आज भले ही उसे हम लोग अलग कर दिए, लेकिन एक दूसरा नाम दिए हैं जो अलग से होकर जाता है। आगे देखेंगे कहाँ से होकर जाता है, अगले पाठ में पढ़ेंगे उसे हम। वही देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कहाँ से गया है, यानी पुराने मैप के आधार से दिखाया है कि जो पुराना हमारा ये उज्जैन का नक्शा है ये कहाँ कहाँ गया है।
ये सीधे होते होते दिल्ली है, दिल्ली के बगल कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, उज्जैनी है, ये उज्जैन शहर है, इसी के साथ से होते जाएगा। महेशपति है, कोलकाता कोलकाता में दिखाया है, बाकी सब जैसे था वैसे समझने के लिए बताया है। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैप, इसमें समझेंगे कि देशांतर क्या होता है और स्थिति कैसे पकड़ेंगे, किसी राज्य का किसी देश का स्थिति कैसे पकड़ लेते हैं। देखिए कह रहा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांशों और देशांतरों के यमोत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। लेकिन जो हमारे बुक में लिखा है वही देखेंगे। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। 8 डिग्री उत्तर से मतलब देखिए ध्यान से, ये मैप है। अभी हम बताए थे कि देखो ये हमारा जो मैप है प्यारा भारत है, देखो ये देशांतरी रेखा है, ये विषुवत रेखा है। हमारा प्यारा भारत है कहाँ, यहाँ है। कहाँ है, हम लोग यहाँ पे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये देशांतरी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो इससे उत्तर, इस रेखा भूमध्य रेखा से किधर है, हम लोग उत्तर में है। और देशांतरी रेखा कहाँ है, ये मध्य रेखा कहाँ पे है, ये हम लोग पूरब में है। तो वही कह रहा है कि हम लोग भूमध्य रेखा के उत्तर से उत्तर में है। देखिए 8 डिग्री, यानी कि यहाँ देखिए लाइन कितना है, ये है 10 डिग्री। 10 का मतलब 8 इधर लमसम कहीं आएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ आएगा। तो ये लाइन जो दिख रहे हैं यहाँ वाला, ये लाइन ये क्या है, 8 डिग्री है। कितना है ये, 8 डिग्री। हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 8 डिग्री कितना उत्तर, कहाँ से, भूमध्य रेखा से। कहाँ से, भूमध्य रेखा से। उत्तर से कितना, 37 डिग्री। अब देखो इनका 30 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 37, मतलब ये इसे टच करते हुए जाएगा यहाँ तक। कितना लमसम यहाँ आ जाएगा, 37 डिग्री। आधार लगाइए एक बार, 37 डिग्री है। देखिए यहाँ से 8 डिग्री उत्तर, इन भूमध्य रेखा से इस लाइन से 8 डिग्री उत्तर, कहाँ तक उत्तर, 37 डिग्री तक उत्तर। ठीक है, अब ये पूर्व में देखिए, पूर्व में कहा है कि, और देशांतरी विस्तार कहाँ है, देशांतरी विस्तार देखा जाए तो लगभग 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। देखिए ये है देशांतरी रेखा, नहीं कह रहा इधर से हमको किधर जाना है, इधर जाना है। अगर मान लीजिए ये लाइन कहीं भी जो है ये देशांतरी रेखा है, तो इससे हम लोग 68 डिग्री 70 है, यानी यहाँ जहाँ टच किया ये लाइन, ये नक्शा टच किया है, यहाँ मान लीजिए कितना है, तब यहाँ हमारा हो जाएगा 68 डिग्री। 68 डिग्री ईस्ट से कहाँ तक, 90 यहाँ पे है, तो 97, कितना 97 डिग्री ईस्ट तक, 97 डिग्री ईस्ट तक हमारा विस्तार है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। और जो भारतीय हमारा प्यारा भारत है, इसका जो विस्तार है 8 डिग्री, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कक्षा 6 उसके अनुसार, वैसे भी पॉइंट में 4 और जाएगा। 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक, और 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। ठीक है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। आइए अब हम पढ़ेंगे टाइम क्षेत्र, यानी समय जोन। अब समय जोन या क्षेत्र को, टाइम जोन को समझना अनिवार्य है। इससे आप कहीं जाने आने के लिए जिस समय का उपयोग करते हैं उसमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं अगर किसी ग्लोब को, तो उससे समझ पाएंगे। अब ग्लोब मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ अभी हम आर्टिफिशियल ग्लोब में दिखाते हैं आपको। हमारा जो ग्रह है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, कब, कितने घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रति घंटा 15 डिग्री, तो अगर 15 में 24 का गुणा करोगे तो कितना निकलेगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रति घंटा 15 डिग्री घूम जाता है। अगर हमारा अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा मैप पे। ठीक है, 360 डिग्री घूमता है। यहाँ आइए थोड़ा चलते हैं मैप पे, तो देख लेते हैं हम लोग पर से, अर्थ से रोटेशन देखते हैं इसका। देखिए छोटा कर लेते हैं इसको हम फिर से। ये 24 घंटे में जो हमारा अर्थ है यहाँ से कितना घूम जाता है, धीरे धीरे करते करते घूम जाएगा। जैसे हमारा देखिए ये है साउथ अमेरिका, ये 24 घंटे में घूम के कहाँ आ जाएगा, फिर से होते होते यहाँ पे ये फिर से आ जाएगा, कहाँ, यहीं पे आ जाएगा जहाँ पे ये था। तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ये घूम चुका है। तो 360 को अगर बांटेंगे तो भैया 24 घंटे में 15-15 डिग्री करके आएगा, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाती है ऐसे करके रोटेशन पे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पेज पर। अब यहां लिखा है कि प्रति घंटा 15 डिग्री, यानी प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यमयोत्तर को अंकित कीजिए। ये कहा है, देखिए मुख्य यमयोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 से 15 डिग्री, 15 से 30, 30 से 45 पूर्व प्राप्त करते रहते हैं, और इसी प्रकार हम पीछे भी जाते हैं। ठीक है, ये 15-15 जोड़ते हम कहाँ तक जाएंगे, 180 डिग्री जाएंगे। ठीक,
यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, कह रहा है कि मान लीजिए अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री यमोत्तर पर स्थानीय समय 1 घंटा जुड़ता जाता है। अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तब देखिए, हम यहाँ समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12 बजा है, ये हमारा ये क्या है, ग्रीन रेखा ग्रीनविच है, हम इसे मानते हैं क्या है, ग्रीनविच है। कह रहा है कि यहाँ अगर 12 बज रहा है तो प्रत्येक 15 डिग्री यमोत्तर पर स्थानीय समय 1 घंटा जुड़ता जाता है, यानी कि 15 डिग्री आप आगे बढ़ते जाएंगे, 15 डिग्री आप आगे बढ़ेंगे, अगर पूर्व की तरफ जाएंगे इस यमोत्तर रेखा से तो 1 घंटा आप में जुड़ता जाएगा। अगर पश्चिम की तरफ इधर जाएंगे आप तो 1 घंटा आपका कम होता जाएगा। जैसे कहा है इसमें कि मान लीजिए अगर दोपहर के 1 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री यमोत्तर स्थानीय 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व दोपहर 1 बजे स्थानीय समय है, अच्छा दिमाग एक बार आप लगाइए, कह रहा है कि यहाँ 12 बजे हैं और 15 डिग्री आप आगे चले जाते हैं, 12 बज रहा है तो हमको किधर जाना है, पूर्व की तरफ जाना है। तो जब यहाँ 15 डिग्री बढ़ाएंगे कितने बजे पहुँचेंगे, यहाँ 1 बजा होगा, यानी उस जगह पे क्या कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। अगर 30 डिग्री कर देंगे तो हाँ 2 बजा होगा। अगर मान लीजिए ये कोई देश है, इस रेखा पे है, यानी कहाँ है, देशांतरी रेखा पे है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और यहाँ एक देश और है तो उसी क्षण उसी समय अगर दोनों आपस में बात करेंगे तो उसकी घड़ी में 12 यहाँ 12 बज रहा होगा और इनकी घड़ी में कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, समझ गए। लेकिन वही अगर ये व्यक्ति यहाँ 12 बज रहा है, अगर यहाँ पे 15 डिग्री पीछे जाता है तो यहाँ 11 बजेगा। अगर इससे फ़ोन करके पूछेगा यहाँ पे भैया तुम्हारी घड़ी में कितना हो रहा है, यहाँ भले ही 12 बज रहा है लेकिन इसके यहाँ कितना बजेगा, 11 बजेगा। और 30 डिग्री पीछे कर देंगे यानी 15 ये कितना हो जाएगा, 10 बजेगा। यही इसे आगे लाइन में बताया है, कह रहा है कि यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बजा हो, कितना बजा हो, 11 बजा हो, तो 30 डिग्री पर 10 बजे होंगे, ठीक है, वही बात बताया ना आपको। यानी पश्चिम दिशा में जाने पर, पश्चिम दिशा में जाने पर समय घटता है, यानी 1 घंटा कम होता जाएगा और पूर्व जाने पे घंटा बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्रत्येक 15 डिग्री हमने कहा। चलिए अब इसमें बता के बात कर रहे हैं, कह रहा है कि एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में है, दूसरा असम के तिनसुकिया क्षेत्र में बैठा हुआ है। दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। पहला जो मित्र है कह रहा है कि असम में सूर्यास्त हो गया है, जो असम बैठा है वो कह रहा है कि मेरे यहाँ शाम हो गया है और अंधेरा है, जबकि पोरबंदर गुजरात वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ तो भी दिन का प्रकाश है। यानी वहाँ पे उतने ही बजे जो समय है वहाँ पे उसी समय शाम है और यहाँ पे गुजरात में अभी दिन है, दिन का माहौल है, यानी अभी शाम अच्छी तरह से नहीं हुआ है। इसी को लोग क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे, यानी कि अंतर है, देश में भी अंतर होता है। देखिए पोरबंदर और गुजरात के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। मैप कहाँ गया, ऐसे समझिए, ये असम तिनसुकिया है और ये हमारा पोरबंदर गुजरात है। यहाँ पे हम मान लेते हैं गुजरात है। चलिए गुजरात यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ जो मित्र बैठा है ए, यहाँ बैठा है बी, बी वाला ए से कहता है कि मेरे यहाँ शाम हो गया है। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, तो कुल मिला कितने घंटे अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी 2 घंटे पहले यहाँ सूर्यास्त हो जाएगा, यहाँ सूर्यास्त 2 घंटे बाद होगा। यानी यहाँ 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा, यहाँ 4 बजे दिन रहेगा, समझ गए। चलिए आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर आगे। देखिए इसी कारण क्या होता है, यह विधि किसी देश के अंदर स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होता है। यानी एक देश के अंदर ही कई भागों में इसको बांट देते हैं समय जोन में। इसी कारण अधिकतर देश इनके मध्य से गुजरने के वाली रेखा पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन यानी IST, ग्रीनिच मीन टाइम या GMT कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखिए आगे लिखा है किसी क्षेत्र को किस समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ये भी बात सही है कि किसी समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं, उनको एक ही क्षेत्र में समय से बचने के लिए उसको टेढ़ा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़े, यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखा है -+ और -12, मतलब -12, यहाँ देखिए +12 और -12 यहाँ, यानी अगर यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे तो आपका दिन एक ठो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे संडे है यहाँ सैटरडे हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे, अगर आप
पूरब पश्चिम से पूरब आएंगे, एक दिन आपका बढ़ जाएगा, एक दिन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ मंडे हो जाएगा। भले ही आपको यहाँ आने में सिर्फ 2 ही मिनट लगे, तब पर भी आपका समय, ये टाइम जोन घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए नीचे देखिए, कह रहा कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। हर एक देश का एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। रूस, कनाडा, अमेरिका जैसे एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है। इसमें एक ही समय जोन नहीं होता, कई समय जोन में बांटा गया है। अमेरिका में 6 समय जोन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अमेरिका में 6 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है। इसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ आपको अपनी घड़ी को कुल, अब रूस में कितना है, 11 समय है, तो आपको अगर रूस में ही यात्रा करना है तो अपने घड़ी को 10 बार ठीक करना होगा। अगर ठीक नहीं करेंगे तो आपको समय का अनुमान नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ लिखा है ग्रीनविच पर स्थित मुख्य यमोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। एक बार फिर से लाइन पढ़ते हैं हम लोग, ये मेन लाइन है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रीनविच पर स्थित मुख्य यमोत्तर, ग्रीनिच रेखा पर जो मुख्य यमोत्तर है जिसके विपरीत की रेखाएं 180 डिग्री देशांतर पर हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अभी हमने आपको दिखाया ना कि +12 और -12 समय क्षेत्र जोन पर एक दूसरे को छूते हैं। कहाँ, यहाँ पे दिखाया था, इस जगह पे ना, यहाँ पे दिखाया था। अगर यहाँ से बताया ना कि कोई जहाजी है इधर से इधर जाएगा तो उसका दिन घट जाता है, अब पूरब से पश्चिम जाएगा घटेगा, अब पश्चिम से पूरब जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरनी पड़ती है। ठीक है, अब यही ग्लोब देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 12 समय जोन है, ये रूस है, यहाँ 12 समय जोन है। ठीक, यही भारत है तो भारत हमारा जो यहाँ प्यारा भारत है, यहाँ 5.5 घंटा है, देखो लिखा है ना, कितना हमारा आगे है ग्रीनविच से, 5.5 घंटा आगे है। यही पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का 5 घंटा आगे है। यही बांग्लादेश है, बांग्लादेश का 6 घंटा आगे है। म्यांमार है, म्यांमार 5.5 घंटा आगे है। ठीक, देखिए मानचित्र, ये मेन टॉपिक है, इसे नोट डाउन करते हैं। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों देशांतरों के एक ग्रिड यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखाओं के समांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है, देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि देशांतर से क्या निर्धारित किया जाता है, तो देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। किससे, देशांतर से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यमोत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। तो हमने बताया था अभी ना कि आप पूर्व जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, पश्चिम जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो में बने रहने के लिए